Medieval Christian philosopher at the Thomas Aquinas had laid the stress on the natural law as conferring certain immutable rights upon the individuals as a part of the law of the God. मिडीवल क्रिश्चियन फिलोसोफर की बात करें तो उन्होंने उसमें से एक जो थॉमस एक्विंस था उन्होंने क्या किया कि नेचुरल राइट्स थियरी है या नेचुरल लॉ जितना भी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम बोलते कि एक हर एक इंडिविजुअल के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है मॉडर्न सेक्युलर थियरीज अरोज डिटैचिंग द नेचुरल लॉ फ्रॉम द रिलीजन कि हम बोलते हैं कि जब हम मॉडर्न थियरीज की बात करते हैं कि जब मॉडर्न थियरीज आते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बोला आस्तिक और नास्तिक ओके तो जब रिलीजन की बात आती है तो जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ कि जितना हम ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं या हम जितना ज़्यादा हम बोलते हैं कि ऊंचे पद पे जाते हैं तो वैसे वैसे क्या हो जाता है हमारी जो आस्था होती है भगवान को लेके वो कैसी हो जाती है थोड़ी सी कम हो जाती है आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल जब भी डॉक्टर कोई ऑपरेशन तो डॉक्टर के आपके हॉस्पिटल में आपको कहीं ना कहीं उसका मीन्स भगवान का फोटो या हम बोलते कुछ मूर्ति वगैरह आपको जरूर दिखाई देगा दिखाई देता है कभी कभी उसके कैबिन में भी दिखाई देता है हाँ या ना हाँ या हाँ ना मैम। हाँ दिखाई देता है तो वहाँ पे आपको क्या बताए कि जितना भी फॉर एग्जांपल ये पूरा जो वर्ल्ड चल रहा है उसके हिसाब से चल रहा है वी आर आपण म्हणतो ना त्याला मराठीत म्हणायचं जैसे की आपण फक्त निमित्त आहोत तो जैसे जैसे बड़े बड़े डॉक्टर की जब आप आर्टिकल्स पढ़ते या कहीं सुनते तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले उस वहाँ पे माथा टेक के जाता है कि आपण मी फक्त एक निमित्त आहे बाकीचं सगळं तू बघ मीन्स दॅट इज द थिंग पर मॉडर्न सेक्युलर थियरीज क्या बताती है डिटेचिंग फ्रॉम द नेचुरल लॉ ऑफ द रिलीजन कि ऐसा कुछ नहीं होता है भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है रिलीजन वगैरह कुछ नहीं होता है द ले द फाउंडेशन फॉर द सेक्युलर रेशनलिस्टिक वर्जन ऑफ द मॉडर्न नेचुरल लॉ कि जैसे मॉडर्निटी जैसे जैसे आप में एंटर करती है तो वो आपको क्या करते हैं कि जितने मॉडर्निटी आप में एंटर करते हैं उतना आप डिटेच होते जाते हो नेचुरल लॉ से गॉड से यहाँ डिटेच होते जाते हो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है हाँ या ना यस मैम। ओके आपको सिंपल से कि आपको ये जल्दी से दूसरा एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जब हम यहाँ पे रिलीजन लॉ की बात है तो फॉर एग्जांपल जब भगवान के सामने बैठते हैं तो हम क्या मांगते हैं मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो मुझे वो दे दो मग आपण नवस वगैरे करतो की नाही नवस वगैरे करतो माझं इतकं काम झालं की मग मी असं करणार माझं इतकं काम झालं की मी असं करणार आपण करतो की नाही हो की नाही हो की नाही समजतंय Oh, yes. नवस करतो की नाही पण का जेव्हा आपला फायदा असेल Yes, तेव्हा Yes, ma'am. हा आपला फायदा असेल तेव्हा तेव्हा आपण करतो आणि आपला काम झाल्यावरती ते पूर्ण करतो त्याच्या आधी आपण ते पूर्ण करत नाही त्याच्या आधी आपण पूर्ण करत नाही समझला का समझला कि फॉर एग्जाम्पल हर एक होली बुक में आपको क्या बताया गया है कि जब भी आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी आपको जैसे दूसरों की तकलीफ आपको जब समझ में आ जाएगी जिसको कर्म समझ में आता है उसको धर्म समझने की ज़रूरत नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी जगह होता या मैं उसकी जगह होती तो मुझे कैसा लगता दैट इज़ द थिंग जब ये हमको समझ में आ जाएगा तभी कोई रिलीजन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन भगवान है थे और रहेंगे उसका अस्तित्व है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते उसको हम डिटेच नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल कि जैसे डेड बॉडी है तो फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर भी आपको बता देते कि अगर इंसान मर गया है तो फिर वो जिंदा कर सकता है वो डेड बॉडी को जिंदा कर सकता है हाँ या ना हाँ या ना हेलो हेलो Yes, ma'am. अगर डेड बॉडी है तो उसको no, man. नो डॉक्टर भी जिंदा नहीं कर सकते लेकिन जैसे मिरेकल्स होते हैं मैंने अभी आपको बताया मिरेकल्स होते हैं अगर उसकी इच्छा है भगवान की इच्छा है कि वो जिंदा जिंदा उसको रहना मीन्स रखना चाहता है तो कुछ ना कुछ मिरेकल वहाँ पे जरूर होगा कि जैसे हम बहुत सारे होली बुक्स पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन कि जैसे बोलने की और ज़रूरत नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है कि वो चाहे तो वो हम बोलते हैं कि लंगड़े लोगों को भी दौड़वा सकता है मीन्स सिर्फ हम बोलते हैं कि सिर्फ लोगों के साथ अच्छा करना जब ये हमको समझ में हो जाए तो
यहाँ ऑटोमेटिकली रिलीजन या हम बोलते गॉड हमारे पास ऑलरेडी आ जाएंगे। किसी का व्यवहार कुछ भी हो, लेकिन हमारा अच्छा व्यवहार, हमारे अच्छे कर्म जब अच्छे हो या हम लोगों का अच्छा करें, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपके लिए बैकग्राउंड में या आपके पीछे वो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा होता है। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? हाँ, हेलो। Yes, ma'am. ओके, देन आगे देखते हैं। वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थियरी वाज ग्रोटियस। तो ग्रोटियस भी एक फिलोसोफर रह चुके थे। अकॉर्डिंग टू ग्रोटियस क्या बताया गया? द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नीड टू लिव विद अदर ह्यूमन बीइंग इन द पीस एंड हार्मनी। तो ग्रोटियस क्या बताते हैं कि जो ह्यूमन राइट की जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे सबको शांति चाहिए। हाँ, तभी आजकल बहुत भागे भागे जीवन में सब कुछ भाग रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए। लेकिन इतना सारा पाने के बाद भी अगर उसको शांति मिलती है, शांति मिलती है कहीं ना कहीं कि सब कुछ आपके पास है तो भी आपके पास शांति होगी। मेंटली, मेंटली एनर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट। ये होगा सबके पास, सबके पास है कहीं ना कहीं कोई ना कोई। जैसे हम अंदर से, अंदरूनी हम बोलते कि डिस्टर्ब है। एम आई राइट? कि जिसके पास बहुत पैसा है उसको पैसा कहाँ रखना है उसके लिए उसको नींद नहीं आती। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी रोता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ओके। और कोई भी हम बोलते कि पर्टिकुलरली कोई भी इंडिविजुअल आपको थरेली हैप्पी वर्ल्ड में नहीं दिखाई देगा। कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ना कुछ कमी होती है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. फॉर Yes, एग्जाम्पल, ma'am. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी, ओके, कि हमें दो हाथ है, हमें दो पैर हैं, तो उसकी कीमत हमें अभी नहीं। हाँ, मेरा काम कर रहा हूँ, ओके, मैं चल रहा हूँ, क्या कॉमन है बात है। लेकिन किसके पास एक पैर नहीं है, किसके पास एक हाथ नहीं है, या किसके पास आंखें नहीं है, तो उसकी कॉस्ट कैसी होगी? ज़्यादा होगी ना। उसकी कॉस्ट कैसी होगी? उसका सोचने का तरीका, उसको देखने का तरीका कैसा होगा? ज़्यादा होगा ना। उसको वो अहमियत, हम बोलते हैं कि उसकी अहमियत उसको समझ में आएगी। मेरे पास एक हाथ नहीं है, मेरे पास एक पैर नहीं है, मेरे पास आँख नहीं है, तो मैं कैसा करूँगा काम, या मैं किस तरह से करूँगा? समझ में आ रहे हैं? समझ में आ Yes, रहा है? ma'am. हाँ। So that is more important, that whatever conform to the nature of the man and woman as rational social being was right and just. Whatever opposed by disturbing the social harmony was wrong and unjust. So Grotius defined the nature law as the dictate of the right reason. तो ग्रोटियस ने अपने हिसाब से, वो एक फिलोसोफर रह चुके, उन्होंने नेचुरल राइट्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? डिक्टेट ऑफ द राइट रीजन। आपको दिया गया है नेचुरल राइट, तो उसका मतलब क्या? उसको आपको सही तरीके से उसका राइट रीजन आपको पता होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल, आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आपको टू व्हीलर दिया गया है, ओके, आपके पास टू व्हीलर है, तो आपको उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है? रफ चलाना है, या सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, या फिर ऐसे बोलते कि रफ एंड टफ चलाना है, या सही तरीके से चलाना, तो वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे निर्भर करता है? आप पे निर्भर करता है ना। आप पे निर्भर करता है ना। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई ना कोई रीज़न मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए पर्टिकुलर उसके पीछे एक रीज़न होता है। उसके पीछे एक रीज़न होता है कि फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि मुझे नौकरी अच्छी चाहिए, नौकरी अच्छा तो वेल सेटल होगा, तो फिर फ्यूचर में कैसा होगा? सब कुछ अच्छा होगा। दैट इज पर्टिकुलर रीजन। Then Grotius also recognized the father of modern international law। तो ग्रोटियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न लॉ के फादर माने जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपनी भाषा में, जैसे हम बोलते हैं कि मॉडर्निटी को समझाते हुए वही बात नेचर रिलीजन वो बात उन्होंने अपनी भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। समझा? ही सॉ द लॉ ऑफ नेशंस एम्बॉडिंग टू काइंड्स ऑफ द लॉ। नेशन के उन्होंने जो दो दो लॉ हैं, हम बोलते हैं कि नेचुरल लॉ, उन्होंने दो में डिवाइड किए। द लॉज दैट हैव एज देयर सोर्सेज एंड द विल ऑफ द मैन, एंड द लॉज डिराइव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल लॉ।
तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नेचुरल लॉ उसमें से एक जो हम बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो मेन फीचर्स है, उसकी जो मेन प्रिंसिपल्स है, उसको सभी व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। और दूसरा है कि द लॉ दैट हैव दैट सोर्सेज, मीन्स उसको कहीं ना कहीं उसका सोर्स है। और दूसरा है हम बोलते विल ऑफ द मैन, हम बोलते कि ह्यूमन बीइंग का विल पावर, या हम बोलते कि जैसे बोलते कि विल पावर आपका जितना स्ट्रांग है वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, लेकिन वही सोर्सेज आपके पास अवेलेबल भी होंगे। सो दैट इज द थिंग। समझ में आया? समझ में आया? समझ Yes, में आया ma'am. कि नहीं आया? Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए, लॉ एम्बोडिंग ऑफ टू काइंड्स ऑफ लॉज दैट हैव द सोर्स एंड द विल ऑफ द मैन। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं बार बार ये सोचूं कि अभी मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, तो फिर क्या होगा? व्हाट आई एम अट्रैक्टिंग, क्या होगा? क्या होगा? अगर मैं नहीं गिरूंगी, मैं नहीं गिरना चाहती, तो भी मैं वहां से गिर जाऊंगी कि हाँ मेरा ध्यान नहीं होगा, मेरा ध्यान कहीं पे बढ़ जाएगा, तो फिर मैं स्टेज पर से गिर जाऊंगी। लेकिन इफ आई डिसाइड आई विल टीच यू इन अ मच बेटर वे, आई विल रिप्रेजेंट यू इन अ मच बेटर वे, ओके, तो वो क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? एनर्जी क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? व्हाट आई एम अटेंटिंग, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ना है या मुझे कुछ करना है, तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। हाँ, हाँ, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो, हेलो, हेलो। Yes, ma'am. तो दैट इज द थिंग। Yes, देन ma'am. नेचुरल राइट्स थियरी। अभी नेचुरल राइट्स थियरी क्या है? द नेचुरल लॉ थियरी गेव द वे टू द नेचुरल राइट्स थियरी। नेचुरल लॉ ने नेचुरल राइट्स थियरी आपको दिया है। द नेचुरल राइट्स थियरी फर्स्ट germinated in the Hobbes, the theory of ethics, the basis of politics. According to Hobbes, all men are actuated by appetite for the self-preservation and the self-expansion, just as everybody tends to mechanically to pursue the line of his original direction. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है? हॉब्स के, फॉर एग्जांपल हॉब्स भी एक हम बोलते कि फिलोसोफर रह चुके हैं। उन्होंने क्या बताया? नेचुरल राइट्स थियरी को उन्होंने अपनी तरफ से या अपनी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था। तो उन्होंने क्या बताया कि ऑल मैन आर एक्चुएटेड बाय द एपिटाइट फॉर द सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि जो हम बोलते कि जो हर एक इंडिविजुअल है, तो एपिटाइट मीन्स योग्य और प्रॉपर, कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं जब अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना या रिप्रेजेंट करना अपने आप को, आपको सेल्फ प्रिजर्वेशन बताता है। एंड सेल्फ एक्सपांजन, जस्ट एवरीबडी टेंड्स टू मैकेनिकली टू परस्यू द लाइन इज ओरिजिनल डायरेक्शन। मैन देन नेचुरली डिजायर पावर। तो सबका हम बोलते कि सबको हम बोलते कि हमारी जो डिजायर नेवर एंड्स, ओके, डिजायर नेवर एंड्स, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल जितनी आपकी डिजायर बढ़ती है, कि जैसे आपको इच्छा जितनी भी आपकी पूर्ति होती है, इच्छा पूर्ति मीन्स हम बोलते हैं कि इच्छाएं जब भी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ चाहिए वो मिल गया, तो फिर आपका मन क्या बढ़ जाएगा? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि सबको पावर चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। तो जैसे पावर है, पैसा है, बंगलो है, गाड़ी है, या हम बोलते कि हेल्थ है, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। सो एवरी मैन देन इट इज़ फ्री टू यूज एज फार एज ही कैन his own power at his desired pace to further his own interest। तो अपने हिसाब से कि ये सब कुछ उसको चाहिए, तो वो अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने पावर के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करता है। to express this natural fact in the terms